नमस्कार साथियों, तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे, आज हम आपको बताने वाले हैं पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू दोस्त मेरे लेकर आए हैं, ये हम कक्षा 10 बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। और ये 2019 से 2025 भी लगातार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम क्वेश्चन ये सीरीज लेकर आए हैं। भाई मेरे, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम आपको कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में बताना चाहते हैं, यानी कि यही से पीवाईक्यू चालू करते हैं। सबसे ज्यादा इसी लेसन से पीवाईक्यू आते हैं हमारे हैं। बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो भैया पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। अच्छा, कार्बन परमाणु हमारा होता क्या है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कार्बन जो होता है इसका C, यानी कि कार्बन का प्रतीक C होता है। लेकिन अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो हमारी कितनी होती है? 4 होती है। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर सी जो भैया है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो हमारी 4 होती है। यानी कि कहने का मतलब हमारा दोस्त मेरे ये है कि कार्बन में सिर्फ हम 4 ही हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 4 के अलावा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक बात यहां से आप समझ लीजिए कि कार्बन जो होता है, कार्बन की चेन हम बहुत लंबी अनंत बना सकते हैं, यानी कि काफी लंबी हम उसको चेन बना सकते हैं। भाई मेरे, बात इतनी समझ में आ गई? तो यानी कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी हुई? 4 हमारी संयोजकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है नंबर 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भैया जो है बिल्कुल राइट हमारा आंसर है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यानी कि मान लिया जाए अगर हम कोई चीज ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अगर लकड़ी पूरी तरह से नहीं जलेगी तो वो किसका धुआं का रूप ले लेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेगी। तो उसमें क्या होगा? बर्तन की जो तली होती है उसमें सबसे ज्यादा ब्लैकपन यानी कि कालेपन आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। जब ईंधन पूरी तरह से भाई मेरे नहीं जलता है तो क्या होता है? बर्तन की तली अधिक काली होती है। बात इतनी क्लियर हो गई? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? कार्बन केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, अल्प मात्रा में मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कोयले के रूप में। तो जो वायुमंडल में कार्बन भैया होता है। अच्छा, वायुमंडल हमारा क्या होता है? तो वायुमंडल जो हम यहाँ पे जितनी सब वायु यानी कि घूम रही, ये सब हमारा क्या है दोस्त मेरे? वायुमंडल है। यानी कि जहां पर सारी गैसें हैं ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। तो वायुमंडल में सिर्फ कार्बन किसके रूप में रहता है? कोयला के रूप में रहता है। किसके रूप में भाई मेरे रहता है? कोयला के रूप में रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। ये किसके रूप में रहता है? कोयला के रूप में रहता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा है बकमिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। तो बकमिस्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है, यानी कि बकमिस्टर किसका अपरूप है? तो फास्फोरस का अपरूप है, सल्फर का अपरूप है, कार्बन का या टिन का? तो ये हमारा भैया किसका है? कार्बन का अपरूप है। बकमिस्टर जो होता है किसका? कार्बन का अपरूप भाई मेरे होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अच्छा, एक बात आप लोग यहां से समझ लीजिए, जो प्रोपेन हमारा होता है यहां से आपका एक सूत्र देखने को मिलता है। पिछली बार भी सीतापुर के सेट में आया था, इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ जरूर आएगा। कैसे आएगा? यानी कि ये कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 5। ये हमारा मेथ हो गया, ये हमारा एथ हो गया भैया कार्बन की संख्या, ये प्रोप हमारा हो गया, ये हमारा ब्यूट हो गया, ये हमारा पेंट हो गया। इसी तरीके से भाई मेरे पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्ट, नॉन और डेक हमारे आते हैं। यानी कि और अनडेक टू डेक ये भी हमारे हैं, लेकिन डेक तक का आपको याद करना है दोस्त मेरे। आपको वहीं पर सवाल आपको इतने में ही आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि कह रहा है कि प्रोपेन का क्या सूत्र है? तो प्रोपेन की कार्बन की संख्या कितनी है? प्रो 3 नंबर। तो यानी कि C3H
एट हमारा होगा। वो कैसे निकल करके आएगा हम बताएंगे। जिसमें यानी कि कार्बन की संख्या 3 होती है वो भाई मेरे क्या होता है, प्रोपेन कहलाता है। मेथ एथ प्रोप, यानी कि हमारे साथ आप 3 बार दोहरा लो, आपको याद हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटहेक्स हेप्टैक्टिनॉन डेक। बात खत्म, बात क्लियर हो गई। यानी कि यहां से किसी का भी पूछ सकता है, ये पेंट का पूछ सकता है। तो पेंट यानी कि कार्बन की संख्या अगर 5 है तो पेंटेन हमारा होगा। बात क्लियर हो गई। इसके 3 सूत्र होते हैं, वो आईयूपीएसी नेम में हम बता चुके हैं आपको हैं। बात क्लियर हो गई। वो जो आईयूपीएसी नेम में हम 3 बता चुके हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, साबुन के अणु होते हैं तो साबुन के, अच्छा मान लिया जाए जो साबुन हमारी होती है, साबुन भाई मेरे 2 प्रकार की होती है। एक हमारी मृद साबुन होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, कठोर साबुन होती है। तो मृद साबुन जो हमारी होती है ये क्या कार्य करती है, कठोर साबुन, मृद साबुन नहाने में काम आती है। इसमें जल की मात्रा अधिक सुगंधित तेलों से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो कठोर साबुन होती है वो हमारी कास्टिक सोडा से बनकर बनी होती है, यानी कि उसको शरीर पे लगाने से शरीर खरदहा हो जाता है, चटका देता है। बात खत्म हुई, क्योंकि उसको हमको कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई। तो इसमें कह रहा है साबुन के अणु में होते हैं 2 अणु होते हैं। अब कौन कौन से, जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पुच्छ, जल विरागी शीर्ष तथा जलरागी पुच्छ, जल विरागी शीर्ष जलरागी। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल भैया राइट आंसर हमारा है। यानी कि इसमें 2 भाग होते हैं, यानी कि जो पूंछ वाला भाग होता है वो जल में घुल जाता है। बात क्लियर हो गई। अगला जो क्वेश्चन भैया लिखा है, यौगिकों CH3 सिंगल बंध CH2 और CHO का नाम है। यानी कि CHO, एक चीज यहां से देख लीजिए भाई मेरे, जो CHO होती ये किसकी पहचान होती है, CHO होती है एल्डिहाइड समूह की होती है। यानी कि ये आपको समूह भी भैया याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन समूह से भी बनकर आएंगे। क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम घर से नहीं लाते हैं, ना कहीं से आते हैं, ये हमारे बुक से और हमारे लॉन्ग आंसरों से ही निकल करके अतिलोक लघु उत्तरी और ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन भाई मेरे बनते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा CHO का है, एल्डिहाइड समूह का होता है। तो प्रोपेनल, प्रोपेनोन, एथेनॉल और एथेनल। तो जो हमारा होता है ये भैया देखो, ये प्रोपेनोन होगा नहीं क्योंकि ये तो कीटोन समूह में आता है। एथेनॉल ये तो OH समूह में आता है, यानी कि ये एल्कोहल समूह में आता है। ये कीटोन समूह में भैया मेरे आता है। अब बचे हमारा एथेनल और प्रोपेनल बचा हमारा। बात क्लियर होगी। तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हमारा भैया क्या बनेगा, प्रोपेनल बनेगा। यानी कि आईयूपीएसी नेम जो हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, प्रोपेनल बनेगा। यानी कि एल्डिहाइड समूह होता है, ये नल अल लग जाता है, अम्ल होते हैं हमारे। बात क्लियर हो गई। ये हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन भैया है लिखा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम, यूरिया, चीनी, एसिटिलीन, मेथेन। तो यानी कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कौन सी गैस भैया बनी थी, यूरिया। यानी कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में दोस्त मेरे क्या बना था, यूरिया बनी थी। इतनी बात क्लियर हो गई। सर्वप्रथम जब सबसे पहले प्रयोगशाला बनी तो वहां पर प्रयोगशाला का निर्माण हुआ और सबसे पहले प्रयोग किसका किया गया, यानी कि यूरिया गैस बनी हमारी। बात समझ में आ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग होते हैं। जो ईंधन के भी रूप में उपयोग हो और औषधियों के रूप में भी उपयोग हो, वो एथेनॉल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, या एथेन होता है, या प्रोपेनॉल होता है। तो ये हमारा भैया क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, एथेनॉल होता है। ये हमारा ईंधन के रूप में इथेनॉल, यानी कि जो हमारा एक प्रकार का एल्कोहल होता है, ये दवाइयों के भी रूप में आता है और हमारा औषधि के भी रूप में जलाने के लिए भी काम आता है एथेनॉल। बात इतनी क्लियर हो गई। ये दोनों औषधियों में काम आता है, यानी कि दोनों में प्रयोग, औषधि और हमारा ईंधन के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है। लिखा है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अब एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम भैया क्या होगा, तो एसिटिक अम्ल होगा, या प्रोपेनोइक अम्ल होगा, या एथेनोइक अम्ल होगा, या मेथेनोइक अम्ल होगा। तो पहली तो बात एक चीज हमारी समझ ले, एसिटिक होता क्या हमारा है, तो एसिटिक CH3COOH हमारा होता है। बात क्लियर हो गई। यानी कि ये हमारा सूत्र है। जब हमको एसिटिक अम्ल का दोस्त मेरे सूत्र पता होगा तो हमको कुछ आईयूपीएसी में है ही नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में है। बात इतनी क्लियर हो गई, हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। तो ये हमारा मेथेट यानी कि एथेनल, एथेनल हमारा होगा, एथेनल। तो लेकिन अम्ल लगा है तो एथेनोइक अम्ल हमारा होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो भैया होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एथेनोइक अम्ल। तो मेथ यानी कि कार्बन की संख्या 2 और CHO लगा है तो ये अम्ल होता है, तो ये हमारा क्या हो गया है, एथेनोइक अम्ल हो गया है। भाई मेरे अम्ल हमारे होते
क्या है? अम्ल हमारे वे होते हैं जो यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं। बात क्लियर हो गई? स्वाद में कैसे दोस्त मेरे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3COH का, ये भी तुम्हारा वही आ गया, एथेनोइक अम्ल, यानी कि हमने अभी आपको बताया, ये ऑप्शन नंबर डी भैया बिल्कुल राइट आंसर है, एथेनोइक अम्ल हमारा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कीटोन है तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन या प्रोपीन? तो प्रोपेनोन, यानी कि कीटोन समूह की पहचान दोस्त मेरे क्या होती है भाई मेरे? कीटोन की पहचान ये होती है, या फिर डबल बंध से इस तरीके से बना होगा। ये किस समूह का है? ये हमारा कीटोन समूह का है। किस समूह का भाई मेरे है? कीटोन समूह का। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारा कीटोन समूह है। तो कीटोन समूह में ओन, यानी कि ओन आता है तो नोन लग जाता है। क्या लग जाता है दोस्त मेरे? नोन लग जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया है भैया मेरे? ये हमारा प्रोपेनोन हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? तो साबुन भैया किस प्रकार का यौगिक है? साबुन जो है किस प्रकार का यौगिक? अम्ल है, भस्म है, लवण है या एस्टर है? तो ये हमारा लवण है, यानी कि जो साबुन होता है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बना होता है। ये हमारा दोस्त मेरे क्या होता है? एक प्रकार का लवण होता है। बात समझ में आ गई? ठीक, ये क्या होता है दोस्त मेरे? एक प्रकार का लवण होता है। अगला क्या? सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ। तो सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला सोडियम सिलिकेट, रेजिन या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है या कास्टिक सोडा होता है? तो भैया रेजिन होता है। ये ऑप्शन नंबर यानी कि बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, ये सोडियम में झाग उत्पन्न करता है रेजिन। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन यौगिक है? अच्छा, हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन और एल्कीन है। एल्कीन में क्या होता है? डबल बंध होते हैं, तभी इन समूह में होता है। एन समूह होता है, इन समूह होता है, आइन समूह। तो ये इन समूह है। तो ये एथिलीन, एथेन या मेथेन या, तो ये हमारा भैया क्या हो गया? एथिलीन। ये हमारा हाइड्रोकार्बन यौगिक का एल्कीन समूह है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन लिखा COH अभिक्रिया में मूलक क्या होता है? तो कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, अम्ल होता है, क्या होता है? तो हमने अभी आपको भैया बताया COH जो हमारा होता है एल्डी कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक COH ये हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक कीटोन अम्ल। ये हाँ अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। शॉर्टकट में दिया था, हमने देखा नहीं इसको भाई मेरे, सॉरी। ठीक है, ये क्या होता है? अम्ल होता है, यानी कि COOH ये पहचान होती है मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, यानी कि ये अम्ल पाए जाते हैं। ये अम्लों की भाई मेरे पहचान होती है। तो ये क्या हो गए हैं? अम्ल हो गए हैं। बात क्लियर हो गई? ये कीटोन समूह के अंदर यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका समूह जो होता है भैया क्या होता है? कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो भैया अक्रिय तत्व हमारा क्या है? हीलियम है। बात क्लियर हो गई? ये हमारा क्या है? अक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन में सहसंयोजन भैया बंध हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कार्बन और उसके यौगिक समाप्त हो गए। अगला है जैव प्रक्रम, इसमें के कुछ बताएंगे, फिर आगे आपको मेल लेकर आएंगे जो हर बार परीक्षा में आता है भाई मेरे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी? तो ऑप्शन नंबर सी है भैया बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या हमारी 3 जोड़ी होती है। अच्छा, लार हमारा क्या होता है? लार जो हमारी होती है खाने को पचाने में मदद करती है और खाना आसानी से अंदर निगलने में मदद करती है। और इसमें टालिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो हमारे अम्लता दूर करता है। ये हमारा खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन इसमें लार ग्रंथियों की संख्या दोस्त मेरे कितनी होती है भाई मेरे? तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी? 3 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब नापा जाता है। अच्छा, जो रक्तदाब यानी कि नापा जाता है, जहां पर डॉक्टर लोग जाते हैं वहां पर जो रक्तदाब नापते हैं वो
स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, या माइक्रोस्कोप द्वारा, या माइक्रोमीटर द्वारा। तो यानी कि स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम भैया क्या नापते हैं, रक्त दाब का प्रवाह नापते हैं। स्टेथोस्कोप ये दिल की, हृदय की धड़कन को नापते हैं। और ये माइक्रोस्कोप ये हमारा क्या करता है, दूर वस्तुओं को देखता है। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि रक्त दाब का प्रवाह ये ही हम नापते हैं। यानी कि मान लिया जाए हम बीमार या कोई बीमार हो गया, तो वहां पर जब आप जाओगे डॉक्टर के वहां, तो बीपी हाई और लो किसी से नापते, यही तुम्हारा है स्फेग्नोमैनोमीटर, जो रक्त का प्रवाह नापता है। बात समझ में आ गई। यानी कि आपकी कितनी बीपी है, कितनी आपकी लो है, या आपको हाई है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ऊर्जा का भंडार ग्रह कहलाती भैया है। इसका दूसरा नाम भी आ सकता है कि ऊर्जा भंडार ग्रह। क्या है, तो ऊर्जा का भंडार ग्रह दोस्त मेरे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा समायोजित होती है, यानी कि आपको एकत्रित होती है। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग हैं, तो हृदय के, यकृत के, वक्र के, मस्तिष्क के। देखो मस्तिष्क के होंगे नहीं, हृदय के हमारे हैं। तो ये दायां अलिंद बायां निलय ये हमारे भैया क्या है, हृदय में। यानी कि हृदय में कितने बेसम दोस्त मेरे पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कोष्ठ। यानी कि यहां से एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या होती है, तो 4 कोष्ठों की दोस्त मेरे संख्या होती है। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। वही अलिंद और निलय ये किसके भाग है, तो हृदय के भाग हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। ये हमारे किसके भाग हैं दोस्त मेरे, हृदय के भाग हैं। पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से, बाएं निलय से, दाएं निलय से, तो दाएं अलिंद से। क्या मेरे भैया, दाएं अलिंद से लेकर आती है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, हीमोग्लोबिन, अगला हमारा हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर भाई मेरे जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो का होता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन होता हमारा क्या है, ये रक्त में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्त मेरे, रक्त में, यानी कि खून में मिलता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण मनुष्य का खून का रंग लाल होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन मेन कार्य क्या करता है, मान लिया जाए हमने सांस भरा, हमने ऑक्सीजन अपने अंदर ली, ये यहाँ पर हृदय के पास हीमोग्लोबिन बैठा है, ये सांस को अपने में मिला लेगा, यानी कि O2 को अपने में मिला लेगा और शरीर के पूरे बॉडी पार्ट में वहां पर लेकर चला जाएगा। तब सब कहीं हमारा ये क्या है, रक्त का शोषण करने में मदद करता है, यानी कि सांस लेने में मदद करता है। बात इतनी क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, रक्त का रंग इसीलिए लाल होता है। बात इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में हाँ देखो वही क्वेश्चन आएगा जो हमने अभी आपको बताया था भाई मेरे, कि मनुष्य में हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल 4, यानी कि राइट आंसर है। इसमें 4 विषम पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त मेरे, 2 अलिंद 2 निलय। अच्छा, एक बात समझो, धमनी और शिरा का मतलब क्या होता है। तो एक यहां से भी क्वेश्चन बनता है, धमनी, धमनी में कौन सा रक्त बहता है। तो धमनी में भैया शुद्ध रक्त बहता है। याद करने का सबसे सरल तरीका यह है कि धा से धमनी, यानी कि धनी लोग कैसा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं। हम तो भैया नमक रोटी खा लेते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। तो यानी कि धमनी में, धा से धमनी, यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए धमनियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और जो शिराएं होती है उनका नीले कलर का गंदा रंग होता है। बात क्लियर हो गई। यानी कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी, 4 भाई मेरे होती है, भूलना मत। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तंत्रिका तंत्र, वक्र, साइटोन, या तो ये हमारा भैया वक्राणु यानी कि नेफ्रॉन है। ये हमारा क्या है, उत्सर्जन में मदद करती है, यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया में मदद करता है। पित्तरस का स्राव होता है, तो पित्तरस का पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो पित्तरस का स्राव भैया किसमें होता है, यकृत में होता है। किसमें होता है, यकृत में होता है। दोस्त मेरे देखो कितनी बार आया, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26 में भी आएगा। इस बात की गारंटी आपका भाई लेता है। जो हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं सारे PYQ हर बार बिल्कुल लमसम हमने देखा है 10-10 बार एक एक क्वेश्चन आया है, तब उस क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर आपके बीच आए हैं।
द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं फेफड़ों में, यकृत में, स्टोमेटा में या हृदय में। तो द्वार कोशिकाएं भी स्टोमेटा में पाई जाती है। ये स्टोमेटा एक हृदय का भाग होता है। ये द्वार जो कोशिकाएं हमारी होती है, ये द्वार कोशिकाएं उसमें पाई जाती है, यानी कि किसमें पाई जाती है? स्टोमेटा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो भैया मनुष्य की पाचन की शुरुआत मुख से होती है। मुख में खाना गया, समझो पचने का कार्य प्रारंभ तुम्हारा हो गया। बात क्लियर हो गई? कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या पायरोविक। तो यह एटीपी ये हमारी ऊर्जा का मुख्य रूप है। मनुष्य में वक्र, यानी कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में वक्र जो हमारा होता है ये क्या कार्य करता है भैया? यानी कि उत्सर्जन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? उत्सर्जन में मदद करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो यानी कि हमको क्या आवश्यक है? ये सभी, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। यानी कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन दोस्त मेरे बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? पत्तियां भोजन बनाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी कि मान लिया जाए किसी पेड़ से अगर पत्तियां काट दी जाए तो जब पत्तियां कट जाती हैं तो उसका वो पेड़ सूखने की चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पत्तियां ही हमारा भोजन बनाती है। अगर उनको भोजन बना ही नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या? यकृत स्रवित करता है लार, जठर, पित्त, अग्नाशय। तो यकृत भैया स्रवित करता है तुम्हारा अग्नाशय, पादपों में वायु प्रदूषण का कम करने की प्रक्रिया है। अच्छा, पादप हमारे होते क्या है? पादप भैया जो हमारे होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। इन्हीं को हम भैया क्या कहते हैं? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको हम पादप कहते हैं। तो श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वातोत्सर्जन में, रसारोहण में, यानी कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है तो वातोत्सर्जन है हमारी भैया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण भैया कहाँ? वृषण में, अग्नाशय में, वक्र में, यानी कि यकृत में होता है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण यकृत में होता ही हमारा है। जो मूत्र हमारा होता है ये यूरिया का रूप ही हमारा होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, यानी कि सुक्रोज के रूप में भैया होता है। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन, ठीक है। आगे आपको बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि हर बार परीक्षा में आए हुए थे वो हम क्वेश्चन आपको लेकर भैया चलते हैं। हाँ, यही से क्वेश्चन है। ये भी हमने देखा है कि हर बार भैया आए हैं। ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, बीच के भी हम लेकर आएंगे। ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा है घास स्थली परितंत्र में उत्पादक है, तो घास, कीड़े, हिरण, तो ये हमारे घास स्थली में घास परितंत्र है। अगला क्वेश्चन भैया है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील, प्रगतिशील या अस्थायी या
तो ये हमारा क्या होता है भैया, प्रगतिशील होता है। यानी कि परितंत्र जो हमारा होता है, परितंत्र में चेंजिंग होती रहती है। आज जाड़ा है, कल गर्मी आएगी, फिर बरसात आ जाएगी, पेड़ पौधे छोटे हैं फिर बड़े होंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। तो परितंत्र जो हमारा चारों तरफ है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये हमारा भैया क्या है, प्रगतिशील है, यानी कि इस पे आगे बढ़ते रहते, गतिशील है, हमारा चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है जो ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। अच्छा, एक ओजोन परत होती है। ओजोन परत हमारी होती क्या है दोस्त मेरे, तो ओजोन परत होती है हमारी O3। O3 जो हमारी होती है ये ओजोन परत होती है, और ये परावैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। क्योंकि धरती पर परावैंगनी किरणें जो हमारी आएंगी वो क्या करती हैं, यहाँ पर अनेक बीमारियां लेकर के आएंगी। यानी कि पृथ्वी से 50 मीटर ऊंचाई पर एक हमारी क्या है, ओजोन परत है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, O3 कहते हैं। ये हमारी ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है। परावैंगनी किरणों का नाम भी यूवी है, यानी कि यूवी हमारा अल्टरनेट वायलेट, अल्टरनेट वायलेट, वायलेट माने बैंगनी होता है। तो ये क्या काम करता है, अवशोषित करता है। यानी कि ओजोन परत महत्वपूर्ण क्योंकि किसको अवशोषित करता है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है जो सूर्य के प्रकाश से आती है। इतनी बात भैया क्लियर हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो भैया हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। अच्छा, सौर ऊर्जा, भाई सौर ऊर्जा है, भाई सौर ऊर्जा किसके माध्यम से आएगा, जीवमंडल में किसके माध्यम से आएगा, पेड़ पौधों के माध्यम से आएगा। जब पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे तो उसको अन्य जीव भी भोजन पाएंगे। बात इतनी क्लियर हो गई। तो किसके अंतर्गत आता है, हरे पेड़ पौधों से के माध्यम से सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि खाद्य पदार्थ ऊर्जा में बदल देता है, खाने में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, या सभी गलत है। द्रव है, ओजोन क्या है, ओजोन एक प्रकार का घातक अक्रिय धातु है। तो ये हमारा क्या है, अक्रिय धातु है भैया, अक्रिय धातु है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। अच्छा, कृत्रिम क्या है भैया मेरे, कृत्रिम हमारा वे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा कोई चीज निर्मित की जाए। बस मेज, कुर्सी, पेन, मार्कर, डिजिटल बोर्ड। बात समझ में आ गई। तो वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, या सही, सभी सही है। वन, तालाब, वन को तो हम तो प्राकृतिक हो गया, झील, तालाब, बगीचा, खेत, यानी कि ये हमारा क्या है, कृत्रिम परितंत्र है। भाई बगीचा हम लगा सकते हैं, ये पेड़ एक जगह से दूसरी जगह हम लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये हमारे सब कृत्रिम है। अगला है, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो ये सभी हैं भैया, क्योंकि क्या कह रहा है, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन सी है। तो सारी श्रेणियां हैं, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। क्योंकि जब तक उत्पादक नहीं, यानी कि कोई चीज उत्पन्न करने वाला नहीं होगा, तब तक उपभोक्ता कहां से आएगा। जब तक कहीं से कोई चीज बनेगी नहीं, तब तक उसको ग्रहण करने के लिए कहां से कोई आएगा। बात समझ में आ गई। तो यानी कि सबसे पहले उत्पादक होते, प्रथम उपभोक्ता, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, यानी कि जो संसार में अन्य चीजें घूम रही। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल भैया बिल्कुल राइट आंसर हमारा है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु एक कवक कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, या उपभोक्ता, या आहार श्रृंखला। तो जीवाणु जो भैया होते हैं अपघटक कहलाते हैं। ये जीवाणु अपघटक के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में चारों तरफ हमारे घूमते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, अपघटक, या फिर कवक, या फिर विषाणु कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतुओं दोनों का भक्षण करते हैं, जो वैसे जीव पौधों को भी खाते हो और जंतुओं को भी खाते हो। मांसाहारी सिर्फ मांस ही खाते हैं, शाकाहारी सिर्फ मांस नहीं खाते हैं। सर्वाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाहारी जो जीवों का भी भक्षण करते हैं और पेड़ पौधों का भी भक्षण करते हैं, वो हमारे भैया क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। वो हर चीज खा सकते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। वो क्या हमारे कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। जब वन अधिक कट जाएंगे तो वर्षा कम होगी, भूस्खलन होगा, भूमि अपारदन तथा बाढ़ आ जाएगी, उपरोक्त सभी। तो यानी कि वर्षा कम होगी जब वन, यानी कि वनों की मात्रा दोस्त मेरे जब कम हो जाएगी तो वर्षा भैया कम होगी, क्योंकि पेड़ पौधों के ही द्वारा हमारा जलवायु बनता है। बात समझ में आ गई। अगर पेड़ पौधे ही ना रहेंगे तो हमारी मरुस्थली चले, यानी कि सारी भूमि हमारी बंजर पड़ जाएगी, क्योंकि वहां जब पानी ही नहीं होगा तो बंजर हो जाएगी, भूमि अपारदन भी होगा।
बाढ़ तो आ नहीं सकती है, उपरोक्त सभी ये भी नहीं हो सकता, भूस्खलन भी नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है, कम वर्षा कम, यानी कि वन की अधिक कटाई से वर्षा तुम्हारी कम हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए रेगिस्तान जो दोस्त मेरे होता है, तो रेगिस्तान में वर्षा कम होती, क्यों? क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे बहुत कम है, पेड़ पौधे हैं वो भी कटीली झाड़ियोंदार है, तो वहां पर वर्षा बहुत कम होती, वर्षा होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, मृत शरीर को पचाने वाले जैविकों को कहते हैं। अच्छा, मृत शरीर, जो मृत शरीर को खाते हैं वो उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, या स्वपोषी कहते हैं, या परभोक्ता कहते हैं? तो भैया अपघटक कहते हैं। कवक, ये क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, यानी कि कवक जो होते हैं मृत जीवों को खा जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। ये हमारा भैया क्या कहलाते हैं, अपघटन जीव कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। परभोक्ता तो होते हैं जो जीवित जंतुओं पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करें। स्वपोषी होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हो, तो स्वपोषी में पेड़ पौधे तुम्हारे आ गए, इसमें जू खटमल आ गए, तुम्हारे जोंक तुम्हारी आ गई। उत्पादक वे होते हैं जो किसी चीज को उत्पन्न करते हैं, हरे पेड़ पौधे आ गए। तो ऑप्शन नंबर बी भैया बिल्कुल राइट आंसर है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। तो भैया ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश तथा वायु वर्षा ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है भैया बिल्कुल राइट आंसर है। जैव वातावरण जो है जहां पर जीवित लोग रहते हैं, तो उसमें जंतु भी हैं, पेड़ पौधे तथा मनुष्य हमारे हैं। ये जहां पर जीवधारी रहते हैं उसे हम जीव तंत्र कहते हैं, यानी कि उसी को हम जीव तंत्र कहते हैं। तो ये हमारा क्या भैया, जीव पौधे तथा मनुष्य इसी के अंतर्गत रहते हैं। अगला है CFC, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आई हमने देखा है, ठीक है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो कार्बन क्लोरोफ्लोरो ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी होती है, यही हमारी क्या करती है, ये गैस होती है पराबैंगनी किरण, इसी को ओजोन परत रोकता है, क्लोरोफ्लोरो को रोकता है, ये धरती पर आने से रोकता है। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय मतलब जो जमीन पे नहीं रहता है, जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। अच्छा, ये मरुस्थल भी रहता है, घास के मैदान रहता है, ये भी रहता है, लेकिन ये नहीं रहता है। एक्वेरियम एक प्रकार की जीव होते हैं, ये यहाँ पर पाए नहीं जाते हैं, ये वो होता है। तो ये हमारे परितंत्र में, यानी कि यहाँ पर स्थल मंडल में, जमीन पे, स्थल मंडल को क्या कहते हैं भैया, जमीन यानी कि भूमि कहते हैं, तो ये भूमि पर नहीं पाए जाते हैं। इतनी बात भैया क्लियर हो गई, ठीक है। अगला है, वायुमंडल की ऊपरी सतह को उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी तक की रक्षा करती है। तो आने वाली यानी कि सूर्य से, वायुमंडल की ऊपरी सतह उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी की रक्षा करती है। तो किसकी रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों, यानी कि पराबैंगनी जो किरणें होती है वो आती है तो उनको ओजोन परत रक्षा करती है। यहां से चली, यहाँ पर एक ओजोन परत है, ये O3 है, ये पराबैंगनी किरणों को पार नहीं करने देता है, इसीलिए पृथ्वी पर यानी कि बीमारियों को रोकता है। इससे बीमारियां जो होती है, ओजोन परत, अगर पराबैंगनी किरणें यहाँ पर आ जाएंगी, ये ओजोन परत क्या कहलाती है, इसमें कैंसर, टीबी, हैजा, यानी कि कैंसर सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों में होने लगेगा। बात क्लियर हो गई। ये पराबैंगनी किरणें बहुत घातक किरणें होती है हमारी, है बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है? अच्छा, परितंत्र क्या होता है? परितंत्र मतलब जहां पर सारे जीव जंतु हमारे रहते हो, ताप, हरे पौधे, वायु, खनिज। तो ये हमारा क्या है भैया, ताप है। निम्न में से कौन एक परितंत्र जैव का घटक है? तो हमारा ताप है। ताप में ही हरे पेड़ पौधे, यानी कि भाई ताप ही भी जरूरी है। इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए वायुमंडल है और पारिस्थितिकी तंत्र भाई मेरे हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में हर चीज अपनी जगह वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल कैसे है? क्योंकि हर चीज हर जगह पर अपनी जगह सही है। अगर हरे पेड़ पौधे हैं तो उससे खाने वाले जीव जंतु भी हैं और उससे बड़े भी जीव जंतु हैं। बात समझ में आ गई? हर पारिस्थितिकी तंत्र का होना आवश्यक है, वरना संसार का विनाश होना तय है। बात समझ में आ गई? इसीलिए हर चीज होना आवश्यक ही है। बात क्लियर हो गई। जैसे मान लिया जाए भारत देश हमारा है, हमारे देश में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई। क्यों कम हो गई? ये गिद्ध क्या करते थे, मृत जीवों को अपना भोजन बना लेते थे, और इसमें जो मृत जीव थे, यानी कि मृत जीव थे, उनका भोजन बना लेते थे।
तो ये जो उनसे मृत जीवों से जो बीमारियां निकलती थी वो ये कठिन कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते थे, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल करके खा लेते थे। तो जो उनसे बीमारियां भाई मेरे निकलती थी वो बीमारियां नहीं निकलती थी। लेकिन जब अब पशु पक्षियों की कम संख्या हो गई तो इसीलिए बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। एक डीडीटी होता है, डीडीटी का उपयोग सरकार ने क्यों रोक लगा दी है? क्योंकि उसी के छिड़काव से मनुष्य पर हानि पहुंचती है। यानी कि हमने किसी फसल पे डीडीटी का छिड़काव किया तो वो जो रसायन होता है 60 या 20 दिन तक उस पौधों में रहता है और पौधों के माध्यम से हमारे शरीर में चला आता है, उससे हमारे से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए सरकार ने उस पर, भारत सरकार ने भैया रोक लगा दी डीडीटी छिड़काव करने के लिए। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो ओजोन परत जो बचाती है पृथ्वी की परावैंगनी किरणों से, किसके बचाती है? परावैंगनी किरणों से बचाती है। भैया हमने अभी आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने अभी आपको CFC, ये CFC हमारा भैया क्या है? ये हमारा CFC दोस्त मेरे क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल नेम भैया क्या है? क्लोरो और फ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? परावैंगनी किरणों को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? शेर, हिरण, हरे पेड़ पौधे। तो निम्न में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक? अच्छा, परितंत्र, परितंत्र मतलब यहाँ की धरतियां, जो हम यहाँ परितंत्र में हम लोग रह रहे हैं सब लोग, ये हमारा क्या है? परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो परितंत्र में जहां सब जीव जंतु निवास करते हो, तो जीव जंतु भैया कहाँ निवास करते हैं? यानी कि अगर ये हमारा मेन है उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता यही है। अगर कहीं पर भी दोस्त मेरे क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रथम उपभोक्ता कौन है, तो प्रथम उपभोक्ता भाई मेरे हरे पेड़ पौधे ही हमारे हैं। अगर हरे पेड़ पौधे ना हो तो हमारा लोगों का जीवन नष्ट है, पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। बात इतनी क्लियर हो गई? कुछ समय तक रहेंगे लेकिन फिर वो नहीं रह पाएंगे। तो स्वपोषी सिर्फ एक ही हमारे हैं, स्वपोषी। इनको हम स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? स्वपोषी भी कहते हैं। यही हमारे सिर्फ स्वपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों की पृथ्वी पर ओजोन से रोकती है? तो भैया क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। तो यह हमारी कौन सी है? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी जो भैया है ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र क्या है? O3। ये हमारी क्या दोस्त मेरे है? ओजोन परत है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं भैया। उत्पादक तो वे होते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रथम, और इनको जो खाते हैं वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं। तो जैसे खरगोश, खरगोश किसी को नहीं खाता है, बकरी, गाय, ये सब भैया क्या है? प्रथम उपभोक्ता हमारे हैं। परितंत्र का भौतिक कारक है ताप, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। अच्छा, परितंत्र का भौतिक कारक, भौतिक कारक ताप, तो यही ताप हमारा है भैया। अगला ये क्वेश्चन है फ्लोरोकार्बन किस गैस का अपक्षय करती है? ऑक्सीजन का, ओजोन का। यानी कि ओजोन का भैया अपक्षय कर देती है। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बता चुके हैं, इतनी बार क्वेश्चन बताए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे, सारे क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं ये हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं। प्राकृतिक परितंत्र है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक परितंत्र है तो गमला, जल, जीवशाला, खेत, वन। तो वन जो हमारा है प्राकृतिक परितंत्र है भाई मेरे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो सबसे बड़ा मांसाहारी कौन है? सांप, बकरी, खरगोश, शेर। तो शीर्ष माने होता है जो सबसे बड़ा मांसाहारी होता है वो भैया क्या होता है? शेर हमारा होता है। शेर, ये हर बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और जो ये क्वेश्चन आए हुए जो हर बार क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। लमसम एक क्वेश्चन 10 बार आए हो क्वेश्चन, वही भाई मेरे क्वेश्चन हम आपके पास लेकर के आए हैं।
ये रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा ये सब। ये हमारा पर्यावरण खत्म भैया हो गया। ठीक है, अब ये देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्लास में बताएंगे। बात समझ में आ गई? ये सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार भाई मेरे परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,